Namaskar, IAS aspirants, YouTube viewers, and podcast listeners. Today, I am taking up very important talk, a little bit literary, important from the point of view of preliminary test, mains examination, and also sometimes questions are asked during interview on Indian polity or Indian constitution. Our constitution is evolved. There is a story of evolution of Indian constitution as to how far in it can be amended. It is flexible as well as rigid in certain matters that I will discuss later on. तो अब हम जर्नी शुरू करेंगे. अभी तक मैंने जो आपको ज्ञान दिया है वो है एक तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें, कोई क्वेश्चन आता है एथिक्स से रिलेटेड वो कैसे करें, रिट्स के ऊपर बताया है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर बताया है, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बताया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. और आज ये टॉपिक है तो इस टॉपिक को हम 3 तरीके से कहानी को लेते हैं. इसमें 3 जो स्टेजेस हैं वो साथ साथ चलेंगी. पहला है सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट केसेस राइट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंट, देन important amendments in our constitution and also importance of our various articles. तो इन तीनों को साथ साथ रखेंगे और आपको ये जर्नी मज़ा आएगा क्योंकि इसको आप हायरार्की में और क्रोनोलॉजी में अगर देखेंगे, खास तौर से क्रोनोलॉजी के 1950 ऑनवर्ड किस किस तरह चले और आपको याद कैसे रहेगा. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब लेजिस्लेशन पार्लियामेंट स्ट्रांग था, एक रूलिंग पार्टी स्ट्रांग थी, जैसे नेहरू जी के पीरियड में जब वो पीएम थे तो 50 ऑनवर्ड्स जो जर्नी थी 64 तक की उनकी वेरी पावरफुल. सुप्रीम कोर्ट वुड हार्डली टेक फाइट ऑन लेजिस्लेशन बिकॉज टावरिंग पर्सनैलिटी थे वो. उसके बाद 64, 65, 66, 67 ये थोड़ा सा वीक पीरियड रहा. जब मिसेस गांधी थी तो एक वक्त ऐसा था कि वो पीएम वो बैसाखियों पर थी, यानी कि डीएमके की मदद से सरकार चल रही थी. तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट हावी हो गया. अब वो कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे उसमें, कई ऐसे जूरिस्ट आते हैं जो एडवोकेट जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के एस्टेब्लिश करने के उसको बिखर ना जाए बेसिक स्ट्रक्चर उसके लिए लड़े, जैसे नानी ए पालकीवाला थे, राम जेठमलानी लेटर ऑन, और कुछ जजेस से जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हमारी हिस्ट्री में, जस्टिस हंसराज भारद्वाज, हिदायतुल्ला, एसएम सीकरी भी थे, और मुधोलकर जिनका नाम हम जनरली याद नहीं रखते वो भी थे. तो कहानी कैसे शुरू होती है, लेट अस स्टार्ट. अब देखिए कि 1950 में क्या होता है कि कुछ केसेस आते हैं जो जैसे ए गोपालन केस था. इन केसेस को बताने से पहले जस्ट मैं चाहूँगा कि आप ये देखें कि आर्टिकल्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. दिस कंटेन्स आर्टिकल 12 to 35 where Article 12 is related to definition of a state,
which could be any government, any bureaucratic order, or any state government, even cooperative society or public sector, where government is giving aid and public sector, for example. Supreme Court, High Court judges are also under definition of state when they are exercising non-judicial function. Except in pronouncing judgment hearing, they are also within purview of state in Article 12. But basic thing starts fundamental rights from 14 onwards till 31, where Article 13 is the basic of these fundamental articles which protects the rest of the articles. Article 31 is related to property rights, all that. Article 13 और आर्टिकल 368 में लड़ाई चली है बहुत. तो आर्टिकल 13(2) कहता है नो लॉ कैन बी मेड बाय स्टेट which is violative of Part 3 fundamental rights, and if it is violating, then the interpretation is like doctrine of eclipse. It will be invalid to the extent of its violation. ज़्यादा नहीं, जो violated part होंगे वो स्टेप हो जाएंगे, बाकी सब रहेंगे. ये एक्लिप्स वर्ड इसलिए यूज करते हैं. तो सबसे पहले केस आता है 1950 में चंपक दोराई जराजन. वो फंडामेंटल आर्टिकल्स के अलावा पार्ट 4 हमारा है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक. उसमें क्या है कि जब हमें आज़ादी मिली, एट दैट टाइम एवरीबडी हैज़ इट्स ओन ड्रीम. लैंड लेस लेबरर से, टेनेंट्स से, उधर जमींदार थे और लैंड होल्डर थे. तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू करने थे, लैंड सीलिंग एक्ट लागू करने थे. तो उस वक्त प्रॉब्लम ये आती कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बड़े हैं कि फंडामेंटल राइट्स. ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था सबसे ज़्यादा जो आम जनता में बात थी कि हमारे जो पर्सनल राइट्स हैं उसमें डिग्निटी होनी चाहिए. वो फंडामेंटल राइट्स है. हर आदमी की फ्रीडम, इक्वलिटी, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, ऑल दैट. तो इनके अगेंस्ट क्या था, समाज की सुधार भी जरूरी था. तो उसमें TPSP बनाए गए थे, बट दीज आर नॉट एनफोर्सेबल एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स. देयर वाज द प्रोविजन ऑफ amendment in constitution through article 368. This is the only article in part 20 of our constitution. Article 13(2) says the part 3 is beyond the amendment through any change in law. Article 368 says whole amendment, any part, any clause, any article can be changed through Article 368 and procedure is given. So when first case, when I am discussing Champak Dorai Jarajan, in Article 46, some concessions were given to deprived classes like scheduled caste, scheduled tribe, and later on became OBC, weaker sections. So some reservation was done by Tamil Nadu. It was challenged and it was held in Champak Dorai Jarajan case versus State of Madras that you cannot change fundamental right of equality, Article 15 versus Article 46. This was first blow. Then
keeping in view that no judicial review should be undertaken in respect of certain amendments related to land rights, etc., Nehru ji brought First Amendment in 1951. It was also based on A.K. Gopalan case, Prevention Act 1950, which was although held okay, but there was always a very difficult situation as to how we can safeguard the interest of society. The First Amendment brought one important Schedule 9, which had some Land Reforms Act, etc. And as on today, there are about 285 plus acts in this related to land reforms, etc. And this schedule was kept out of the purview of Supreme Court and High Courts. Through the no judicial review will be permissible in respect of enactments placed in Schedule 9. Then First Amendment also brought addition of Article 31A and B. Again, same, these laws related to these articles were placed in Schedule 9, which meant that land can be taken away, the right to property was affected. So, land can be taken in public interest and no law related to land will be held valid unless it is done through legislation in public interest. And another subclause C was related to that compensation, and that too equitable compensation. That means that market rate जो applicable होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा. बात यहाँ हो गई. इसके बाद केस आता है, एक केस जो हमारे पास इम्पोर्टेंट आता है वो है शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये पहला केस था रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ बिहार. शंकरी प्रसाद एक लैंडलॉर्ड थे और उन्होंने ये चैलेंज किया कि भाई फर्स्ट अमेंडमेंट इज अगेंस्ट माय राइट टू प्रॉपर्टी अंडर 31. द केस वाज टेकन अप इन सुप्रीम कोर्ट. चूँकि बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी थे पीएम, लेजिस्लेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था. सुप्रीम कोर्ट वाज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि आज़ादी के बाद समाज में सुधार जरूरी है. जो एग्रेरियन जो इम्प्रूवमेंट होना था, टेनेंट्स जो है बेचारे उनको राइट देने थे, लैंड को जिम्मेदारी उन्मूलन था, कई स्टेट्स में लिया गया. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट this First Amendment, it found it valid, and it said that Article 13 is separate and Article 368 can amend whole of the Constitution. And the word law mentioned in Article 13(2) was not related to 368 because it only related to enactment by state, central government, any law related to land reform. So it only said about any law related to. So that law does not mean amendment in Constitution. And also it held that Shankari Prasad Singh case, that First Amendment has no violation of fundamental rights. Schedule 9 was also found okay. Then another case was Sajjan Singh versus State of Rajasthan. See, this case was related to violation of Article 311 as Sajjan Singh was sub-inspector, police appointment was made by Inspector General Police, but he was terminated by DIG. So
protection in Article 311 for government servant went against it, that this can't be done. It also, Supreme Court, when heard this case, some more cases were brought before Supreme Court, and overall this was related to fundamental right infringement. Supreme Court again held the 3-2 judgment, very important, because it paved the way for future amendments in Constitution and उसकी रोकथाम. 3-2 से ये सरकार के फेवर में गया कि सरकार फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हद तक चेंज कर सकती है, और इसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट था इस बात को क्या उन्होंने, लेकिन इस जजमेंट में जो माइनॉरिटी जजमेंट थे वो 2 जजेस ने दिया, बहुत इम्पोर्टेंट. फर्स्ट वाज जस्टिस जनार्दन मुडगुलकर. ये पहला ऐसा जजमेंट था कि जिन्होंने ये कहा कि समथिंग इज रॉन्ग इन दिस केस, वी आर इन माइनॉरिटी जजमेंट बट basic features of Constitution should not be changed. When they talk about amendment in Constitution through Article 368, why did they put that fundamental rights are infallible, sacrosanct, and this part cannot be changed through law? It means something to relate with 368 and basic feature. This paved the way for Keshwanand Bharati case, in which basic structure came to being. This was the first judge, Murolkar, who brought this idea. Another judge, Justice Hidayatullah, who became Chief Justice of India and sometime remained President of India also, he said that there is a primacy to fundamental rights. Parliament cannot change fundamental rights just like this. It means there is something hidden in this, but he stopped up to that place. That is the story of the judgments made in favor of Sarkar of first amendment was held okay. Then starts another story which I will take up in the next part. Thank you.